फर्स्ट ईयर, आप लोगों के में जो आज टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्यी वंशागति। देखिए आप, कोशिका द्रव्यी वंशागति। या फिर इसे हम एक टर्म और देते हैं दैट इज द नॉन मेंडेलियन वंशागति। नॉन मेंडेलियन, मेंडल थे ना, उन्हीं का है नॉन मेंडेलियन वंशागति। ठीक है, ये है आज आपका टॉपिक। पहली बार चलिए, बाद में करना। चलिए देखिए क्लास, जनरली आप लोग क्या जानते हैं, ये जो कोशिका होती है, ठीक, कोशिका के अंदर उपस्थित होता है केंद्रक। ठीक, केंद्रक के बाहर क्या उपस्थित होता है यहाँ पर आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित होते हैं आपके गुणसूत्र। गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं आपके जीन्स, या मैं ये कहूँ गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए, तो गलत नहीं होगा। डीएनए या आरएनए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वंशागति के लिए उत्तरदायी माने गए हैं, है ना। वंशागति जो होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं, आपके गुणसूत्रों पर उपस्थित आपके जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा, या फिर डीएनए के द्वारा, न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा। समझ में आया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो है ही आपका केंद्र, किसी किसी जंतु में आपके जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें भी आपके कुछ जीन्स पाए जाते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, आपके कुछ जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स जो है ये वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये जीन्स जो है, ये आपकी वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के जाने के लिए भी ये यहाँ पे जो जीन्स उपस्थित होंगे कोशिका द्रव्य में, वो उत्तरदायी होते हैं। जनरली तो केंद्रक में जो उपस्थित होते हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होते हैं जो, वो भी उत्तरदायी माने गए हैं। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य में जो जीन्स उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग एक टर्म देते हैं दैट इज द प्लाज्मोजीन्स। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोजीन्स। प्लाज्मोजीन्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा उपस्थित होता है ना, इसीलिए हम इसमें उपस्थित जो जीन्स होंगे उनको क्या कहेंगे, प्लाज्मोजीन्स। ठीक है, तो प्लाज्मोजीन्स के द्वारा जो वंशागति होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्यी वंशागति। ठीक है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीन्सों के द्वारा अगर आपकी वंशागति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी, समझ में आया। जनरली हम क्या कहते थे कि यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसके द्वारा वंशागति होती है, ये तो मेंडल भी बोलता है, बोलते हैं कि बोलते मेंडल, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें भी कुछ जीन्स उपस्थित होते हैं जो वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, और उन जीन्स को हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोजीन्स, है ना। मतलब कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीन्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोजीन्स। ठीक है, कोई परेशानी, समझ में आया। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, नॉन मेंडेलियन वंशागति, क्योंकि मेंडल को आपके केंद्रक पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं उसके लिए बात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीन्स के बारे में। समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए कुछ लिखिए इसमें। प्लाज्मोजीन्स द्वारा नियंत्रित लक्षणों के, प्लाज्मोजीन्स द्वारा नियंत्रित लक्षणों के स्थानांतरण को ही कोशिका द्रव्य
वंशागति कहते हैं। कहाँ रह गया, जहाँ रह जाए पूछ लेना। फिर रिपीट कर देते हैं, प्लाज्मोजीन्स द्वारा नियंत्रित लक्षणों के स्थानांतरण को ही कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोरेन्स। उन्होंने सन 1908 में इसकी खोज की थी। कोशिका द्रव्य वंशागति होती है, ठीक है। गुणसूत्रीय वंशागति तो सब जानते थे, मगर कोशिका द्रव्य वंशागति के बारे में किसी को नहीं पता था। तो 1908 में कोरेन्स ने ये बात बताई थी कि नहीं, आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी होता है, मतलब कोशिका द्रव्य वंशागति होती है, जो किसके द्वारा होती है, आपकी प्लाज्मोजीन्स के द्वारा। मतलब प्लाज्मोजीन्स के द्वारा नियंत्रित जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर हुआ ना सभी को? ये होते क्या है कोशिका द्रव्य वंशागति? तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ उदाहरण है क्लास, लिखिएगा। पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य वंशागति, पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य वंशागति, ये पहला उदाहरण है इसमें। कोशिका द्रव्य वंशागति हेडिंग लिखी है भाई, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और समझिएगा। तो ये अगुणसूत्रीय जीन्स जो होते हैं, अगुणसूत्रीय जीन्स मतलब प्लाज्मोजीन्स, ठीक है। मैंने प्लाज्मोजीन्स को क्या टर्म दिया है? अगुणसूत्रीय। अगुणसूत्रीय मतलब प्लाज्मोजीन। क्यों बोला है मैंने भैया गुणसूत्रीय? क्योंकि देखिए कुछ तो आपके जीन्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ऐसे जीन्स जो गुणसूत्र पर उपस्थित ना होते हुए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होंगे, उन्हीं को तो हमने प्लाज्मोजीन्स कहा था। तो प्लाज्मोजीन्स बोलो या अगुणसूत्रीय जीन्स, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये अगुणसूत्रीय जीन्स जो होते हैं क्लास, हमेशा 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 आपके माता के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। कहने की बात ये है, अगर यहाँ पर माता और पिता दोनों है, इनमें अगर क्रॉस होता है, ठीक है, तो जो आगे आपकी फीलियल फर्स्ट जनरेशन बनेगी, मतलब F1 पीढ़ी जो बनेगी, ठीक है, वो हमेशा उसमें जो आपके प्लाज्मोजीन्स है उनके द्वारा नियंत्रित लक्षण जो जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा वो लक्षण जाएंगे जो माता के थे, ठीक है, पिता के कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब हम बात करें कोशिकाओं की, तो कोशिका में माता और पिता, मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करें, ये है आपकी फीमेल और ये है आपके मेल, तो जो आपकी कोशिका द्रव्य होता है हमेशा फीमेल में ज्यादा होता है। फीमेल में कैसा होता है? ज्यादा होता है, और नर में कम होता है। इसीलिए आपकी माता के द्वारा मतलब फीमेल के ही लक्षण जाएंगे आपकी पहली पीढ़ी। समझ में आया? हाँ भाई, पीछे कोई परेशानी है तो पूछिए, यही क्लियर कीजिए। समझ में आया? तो अगर माता और पिता, ठीक है, अगुणसूत्रीय जीन्स जो होंगे प्लाज्मोजीन्स, जो आपकी पहली पीढ़ी में जाएंगे वो हमेशा माता वाले लक्षण जाएंगे, पिता के नहीं जाएंगे, ठीक है। किसी को परेशानी? अगुणसूत्रीय जीन्स किसके द्वारा पहुंचते हैं आपकी F1 पीढ़ी में? माता के द्वारा। क्यों पहुंचते हैं माता के द्वारा? क्योंकि कोशिका द्रव्य माता में ज्यादा होगा, फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। समझ में आया? ठीक, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपना एग्जाम्पल के बारे में।
होते हैं ना लघु केंद्रक, दीर्घ केंद्रक, मैंने एक ही बनाया, ठीक है, क्योंकि मुझे केंद्रक से कोई मतलब नहीं है। दोनों बनाने एक साथ। सुग्राही, सेंसिटिव, हो गया, गुड। तो ये देखो जरा, इसमें अब होता क्या है, यहाँ पर मैंने दो प्रकार के पैरामीशियम बनाए हैं, ठीक है। तो जब पहले तो पता होना चाहिए, हाँ वो मैं बताऊंगी पहुंचने दो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था T.M. सोनबर्ग, ठीक। ये जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया हुआ है पैरामीशियम पर, इसमें कोशिका द्रव्य वंशागति को लेकर, ठीक है। पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य वंशागति के बारे में जिसने बताया था, किसने बताया, T.M. सोनबर्ग ने बताया, ठीक। अब उन्होंने क्या देखा था कि जब उन्होंने एक ही पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है लेकिन इसकी अलग अलग प्रजाति ली और उनको एक ही कल्चर मीडियम सब समझते हैं, जहां पर हम पैरामीशियम को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, पालते हैं, ठीक है। उनका हम क्या कराते हैं, कल्चर कराते हैं, ठीक है। तो जब दो अलग अलग प्रजातियों के पैरामीशियम को एक ही कल्चर मीडियम में रखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक पैरामीशियम तो जीवित रहा, ठीक, और दूसरा वाली प्रजाति जो कि पैरामीशियम की, उनकी डेथ हो गई। तो अब उनके मन में एक सवाल आया कि ऐसा क्या हुआ कि एक की तो जितनी भी प्रजाति के जितने पैरामीशियम थे वो तो सारे जीवित रहे लेकिन बाकी सबकी मृत्यु हो गई, ऐसा क्या था खास बात। तो उन्होंने आगे जब स्टडी की तो उन्होंने क्या चीज देखा कि ये एक जो आपके पैरामीशियम थे वो एक बहुत अजीब सा पदार्थ अपने अंदर से स्रावित करते थे, ठीक है। ये पदार्थ जो था बहुत ज्यादा घातक था दूसरे वाले पैरामीशियम के लिए, ठीक है। जो पैरामीशियम का दूसरा प्रभेद था उनके लिए इस वाला पहले वाले पैरामीशियम के द्वारा स्रावित जो घातक पदार्थ था इसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि ऐसा कौन सा घातक पदार्थ था। तो उन्होंने जब आगे अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये जो आपके एक पैरामीशियम का प्रभेद था उनके अंदर एक अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कप्पा कण, ठीक है। ये कप्पा कण क्या करते हैं, अपने में से एक घातक पदार्थ को स्रावित करते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरामिसिन। क्या बोलते हैं इसे हम, पैरामिसिन। ये पैरामिसिन एक घातक पदार्थ होता है जो इसके द्वारा स्रावित किया जाता है आपके कप्पा कण के द्वारा। अगर आप चाहते हैं, अगर ये पैरामीशियम जो है ये पैरामिसिन बनाएगा, स्रावित करेगा, तो इसको कम से कम 400 कप्पा कणों की जरूरत पड़ेगी तब कहीं जाके ये थोड़ा सा पैरामिसिन बना पाएगा। समझ में आया कि जो उस दूसरे वाले प्रभेद के लिए हानिकारक हो। इसका मतलब ये है अगर कप्पा कण 400 से कम है उसके अंदर तो वो पैरामिसिन बनाएगा ही नहीं, ठीक। और अगर 400 से ज्यादा है कप्पा कण तो ये बना देगा पैरामिसिन। यही तो बात निकली। तो अब क्या होता है, अगर हम ये मैंने दो पैरामीशियम लिए हैं एक साथ, ठीक,
इनमें अगर मैं क्या कराऊं, संयुग्मन की प्रक्रिया कराऊं। संयुग्मन क्या होता है, सबने पढ़ा होगा जीवाणुओं में, बॉटनी में पढ़ाया जाता है। रूपांतरण, संयुग्मन क्या था, सुनाई नहीं दिया मुझे, थोड़ा तेज बोले। मास्क हटा दीजिए, बताइए। बिल्कुल सही बात। क्या होता है संयुग्मन नलिका के द्वारा, कोशिका द्रव्य मिलते हैं, केंद्रक मिलता है। पर होता क्या है संयुग्मन के द्वारा, संयुग्मन है क्या, प्रक्रिया तो बता रही हूँ मुझे, पर ये है क्या। हाँ, जनन की विधि है ये। आप लोगों ने प्रजनन पढ़ा होगा, जीवाणुओं का पढ़ा था, लैंगिक अलैंगिक सब पढ़े थे, कायिक प्रजनन, तो उसमें आपने संयुग्मन डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो उसमें क्या करते थे, एक संयुग्मन नलिका बनती थी, उनके बीच में संयुग्मन नलिका बन गई। संयुग्मन नलिका के द्वारा हमेशा जो आपके केंद्रक होते हैं, ठीक है, अगर ये संयुग्मन नलिका दोनों के बीच में बनने वाली जो नलिका है थोड़े ही समय के लिए बनती है, तो सिर्फ केंद्रक का जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, केंद्र की पदार्थ जो है, सिर्फ उन्हीं का एक्सचेंज होगा, सिर्फ उन्हीं का विनिमय होगा। यहाँ पर समझ में आया। अगर ये थोड़ी देर के लिए बनी है संयुग्मन नलिका, तो सिर्फ केंद्रक का ही, इस केंद्रक का मटेरियल इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, ये हट जाएगी, फिर ये अलग करेगा जनन, ये अलग करेगा जनन। हम जनरली ऐसे करते हैं, है ना। ठीक, अगर ये बनने वाली संयुग्मन नलिका जो है ज्यादा देर के लिए रह जाए, ठीक है, तो पहले केंद्र के पदार्थों का तो विनिमय होगा ही होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद कोशिका द्रव्य का भी विनिमय होना स्टार्ट हो जाता है। जो इसका कोशिका द्रव्य है इसमें चला जाएगा, इसका कोशिका द्रव्य इसमें चला जाएगा। समझ में आया। लेकिन ये कंडीशन होगी कब, जब ये संयुग्मन नलिका थोड़े ज्यादा समय के लिए रह जाए। कोई परेशानी, समझ में आया किस तरीके से संयुग्मन नलिका होती है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर अनुप्रस्थ द्विखंडन विधि के द्वारा, आप जानते हैं पैरामीशियम में जनन होता है, द्विखंडन विधि तो सब जानते हैं, बाइनरी फिजन जानते हैं। तो बाइनरी फिजन जब अनुप्रस्थ तरीके से हो, अनुप्रस्थ मतलब इस तरीके से हो, तो ये ऊपर वाला भाग अलग बनाएगा, ये वाला भाग अलग पैरामीशियम बनाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन बनाने से पहले इसका मटेरियल इसमें, इसका मटेरियल इसमें चला गया तब, ठीक है। तो बनने वाले जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे, इसका मटेरियल इसमें, इसका मटेरियल इसमें। समझ में आया। तो अब क्या था, जरा ध्यान देना, ऐसे पैरामीशियम जिनके अंदर आपके कप्पा कण पाए जाते थे, और कप्पा कण के द्वारा पैरामीशियम का स्त्रावन होता है, ऐसे पैरामीशियम को हम किलर पैरामीशियम यानी कि घातक पैरामीशियम कहते हैं। और इस घातक पदार्थ का प्रभाव जिन पैरामीशियम पर पड़ता है उन्हें हम सुग्राही पैरामीशियम यानी कि सेंसिटिव पैरामीशियम कहते हैं। समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझेंगे, जहां पर मैंने संयुग्मन बताया ना, ठीक है। तो संयुग्मन किस तरह से होगा, क्लास आप लोग थोड़ा अच्छा सा बना लेना पैरामीटर, ठीक है। के फॉर कप्पा का,
जल्दी जल्दी बनाएगा। हो गया? हो गया? जल्दी बात करते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने लिखा है नॉर्मल कंजुगेशन। नॉर्मल कंजुगेशन से मतलब है जब संयुग्मन की प्रक्रिया एकदम नॉर्मल तरीके से, उसमें क्या होता है, दोनों दो प्रकार के प्रवेश लिए गए मैथमेटिशियन के, एक घातक है और दूसरा सुग्राही है। ठीक, जब इन दोनों के बीच में संयुग्मन की प्रक्रिया होगी तो किसके द्वारा होगी? संयुग्मन नलिका बनेगी। अगर ये संयुग्मन नलिका थोड़े ही समय के लिए बनी है तो इसमें उपस्थित जो न्यूक्लियस थे, केंद्रक, उनके ही बीच में यहाँ पर विनिमय हुआ है। सिर्फ जो पदार्थ थे, केंद्रीय पदार्थ, समझ में आया? उसके बाद में ये फिर दोनों अलग हो जाते हैं। ये तो जीवाणु में भी बताया होगा, संयुग्मन की प्रक्रिया के बाद में वो अलग हो जाते हैं, फिर आगे चलकर जनन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, ये आपका घातक था। ठीक, तो ये तो घातक रहेगा, लेकिन ये भी आपका कैसा हो गया है? सुग्राही। क्यों? ये पहले से सुग्राही था। भाई संयुग्मन की प्रक्रिया अगर होती तो देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म का नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्म नहीं गया, कोशिका द्रव्य नहीं गया, क्या क्या सिर्फ केंद्रीय पदार्थ हुआ, जिनकी वजह से ये आपका घातक तो घातक पैरामीशियम रहेगा और सुग्राही सुग्राही पैरामीशियम। आगे इनमें जो घूर्णन की विधि होगी तो घातक घातक बनाएगा, सुग्राही वाला पैरामीशियम होगा। ये तो नॉर्मली इस बात जानते हैं, लेकिन सेकंड वाला डायग्राम थोड़ा समझने वाला है। इसमें
इसमें क्या होता है, ये थोड़ा रेयर कॉन्जुगेशन, मतलब कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी होगा। कैसे होता है, इन दोनों के बीच में जो बनने वाली संकुंभन नलिका है, अगर वो ज्यादा देर के लिए रह जाए, ठीक है, तो केंद्रकों के बीच का जो पदार्थ होता है तो विनिमय होगा ही, साथ में कुछ कोशिका द्रव्य भी विनिमय हो जाएगा। इसका कोशिका द्रव्य इसमें पहुंच जाएगा, इसका इसमें, ठीक है। तो अब ये जो आपका घातक वाला पैरामीशियम था, इसमें कप्पा कण थे, तो कप्पा कण इसमें से इसमें पहुंच गए, अगर थोड़े भी पहुंच गए, मैं कहती हूँ 4 से 5 भी पहुंच गए, ठीक है, कप्पा कण, कप्पा कण की एक स्पेशलिटी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मतलब है ये खुद से क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, मतलब खुद से बनते हैं, ठीक है ना, पुनरावृत्ति होती है इनमें। अगर ये चाहे तो सुग्राही था ये, तो कप्पा कण की स्पेशलिटी खुद से इसमें बन नहीं पाएंगे। अगर ये चाहे कप्पा कण तो आपको सुग्राही में कभी नहीं बनेगी, बनने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें किसी भी तरीके से सही कैसे भी इसमें अगर थोड़े बहुत भी कप्पा कण आ जाएंगे तो फिर वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, प्रतिकृतियां करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया, जिसकी वजह से ये भी घातक हो जाएगा, है ना। तो अभी तो ये आपका घातक है, ये सुग्राही है, लेकिन बीच के संयुग्मन नलिका थी, थोड़े ज्यादा समय के लिए रह गई, जिसकी वजह से इसका कोशिका द्रव्य इसमें पहुंच गया, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो प्लाज्मोजीन्स थे वो भी पहुंच गए और कप्पा कण भी पहुंच गया, ठीक। कप्पा कण जैसे ही इसमें पहुंचता है, ये तो घातक था ही, ये भी क्या बन गया, घातक, ठीक। अब ये जब भी द्विखंडन करेंगे तो बनने वाले जितने भी पैरामीशियम होंगे कैसे होंगे, घातक, ठीक। आप लोग जानते हैं इसके चारों ओर मैंने पैरामिसिन नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि पैरामिसिन बनाने के लिए आपको कम से कम 400 कप्पा कण की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों में भले ही, देखना क्लास, इन दोनों में भले ही यहाँ पे संयुग्मन की प्रक्रिया हुई थी, मगर ये मरा नहीं, यहाँ पर इसकी डेथ नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, इसमें इतने कप्पा कण अगर होंगे ही नहीं, इसकी वजह से इसके चारों ओर पैरामिसिन बन जाए जो इसके लिए खाता, समझ में आया, कप्पा कण तो थे जिसकी वजह से ये तो आपका किलर वाला है और ये सुग्राही, समझ में आया, दोनों डायग्राम क्लियर है, किसी को परेशानी, क्लियर, गुड। अब देखिएगा होता क्या है, किसी किसी कंडीशन में ऐसा होगा कि ये जो आपके घातक वाले होते हैं पैरामीशियम, क्या हो जाए, अचानक से चेंजेस हो, किससे बदल जाए ये आपके सुग्राही पैरामीशियम में। अब क्वेश्चन आता है कैसे बदलेंगे, इनका कन्वर्जन कैसे होगा, ये घातक पैरामीशियम से सुग्राही पैरामीशियम हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा, घातक पैरामीशियम का सुग्राही पैरामीशियम में परिवर्तन। बनाइए, लेबलिंग अपने आप कर लेना, ये घातक है, ये सुग्राही है, ठीक है, कप्पा कण है, ये पैरामीशियम है, ठीक है। लेबलिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा आती है उतने एग्जाम टाइम में मत।
गया? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, आपके घातक वाले पैरामीशियम किसमें बदल रहे हैं हम लोग, सुग्राही में। अब इसमें हमारे पास एक पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम कैसा है, घातक। क्यों है घातक, अगर कप्पा का मतलब इसमें ये मतलब आपके जीन्स है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा को। ठीक है, ये आपके घातक में जो कप्पा कड़ के जीन्स है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और सुग्राही में ध्यान रखना, सुग्राही में हम कैसे करेंगे, स्मॉल से, मतलब ये तो आपका प्रभावी हुआ, ये अप्रभावी हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपके कप्पा कड़ जो है आपके सुग्राही में होंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर जीन नहीं है कैपिटल के, तो वो कैसे रहेंगे, वो जिंदा तो है कप्पा कड़, लेकिन वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, खुद उसे बना नहीं पाएंगे और कप्पा कड़ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। समझ में आया, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जीन कैपिटल के नहीं है। समझ में आया, जीन्स का होना जरूरी है कप्पा कड़ के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक, चलिए अब क्या होता है, आपका एक घातक है पैरामीशियम, इनमें क्या होगा, द्विखंडन विधि। ठीक, द्विखंडन विधि हुई। अब क्लास देखिएगा, जब हम कहेंगे प्रजनन, प्रजनन की दर आपके कप्पा कड़ के रेप्लिकेटिंग से ज्यादा हो, भाई ये निशान तो ज्यादा के लिए लगता है ना, तो अगर प्रजनन करने की दर आपके कप्पा कड़ के रेप्लिकेट मतलब पुनरावृत्ति करने की दर से ज्यादा हो, तो हमेशा क्या होगा, आपका घातक वाला पैरामीशियम जो है सुग्राही में बदल सकता है। अपनी बात को बहुत सिंपल वे में बोलूं तो ये कह सकती हूँ कि अगर ये पैरामीशियम जो है ना जल्दी जल्दी विभाजित हो रहे हैं, ठीक है, उतना जल्दी आपके कप्पा कड़ जो है वो एक उसमें से दूसरे में नहीं जा पाए। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी विभाजित हो रहे हैं कप्पा कड़ से पैरामीशियम, प्रजनन कर रहे हैं जल्दी जल्दी तो होगा इनमें विभाजन, तो बहुत जल्दी जल्दी विभाजन हो, इतना जल्दी कप्पा कड़ जो है वो दूसरे वाले पैरामीशियम में ना जा पाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका घातक वाला पैरामीशियम होगा एक स्टेज पर आपके सुग्राही में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रजनन की क्रिया हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आते आते यहाँ पर सिर्फ एक कप्पा कड़ रह गया। इससे पहले कि रेप्लिकेट करता, प्रतिकृति करता, पुनरावृत्ति करता, उससे पहले ही क्या हो गया, ये प्रजनन कर गया, उससे भी खंडन विधि हो गई, तो ये वाला कप्पा कड़ भी जाता है। ठीक है, तो वो ये पुनरावृत्ति कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से इसमें जाता। तो एक कंडीशन में आपका घातक वाला जो है पैरामीशियम वो किसमें बदल गया है, समझ में आया, किसी को परेशानी है तो पूछिए, घर जाके पढ़ जरूर लेना, क्लास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कप्पा कड़ जरूर पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स में आता क्वेश्चन कि कप्पा कड़ क्या होती है। ठीक है, सुग्राही व घातक पैरामीशियम में अंतर बताइए, साइटोप्लाज्मिक नहरी कोशिका द्रव्य वंशागति क्या होती है, नॉन मेंडेलियन वंशागति क्या होती है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो इसको जाते ही पढ़ लेंगे, कोई परेशानी आती है तो। ठीक, चलिए इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिएगा, इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज द स्नेल, घोंघा। घोंघा, ठीक है, घोंघा मतलब स्नेल किसका प्राणी होता है, किस संघ का, किसका होता है, किस संघ का होगा,
एनिलिडा का होता है, दूसरे मॉलस्क का होता है, और अपने अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो कैसे? अगर मैं कहूँ एनिलिडा का है तो क्यों है, मॉलस्क का है क्यों है भाई? हाँ, और कवच का पाया जाना उसका किस कैरेक्टर बताया था? मॉलस्क का, एनिलिडा का से आ गया। ठीक है, आप लोग क्लास अपने की कैरेक्टर टिप पर रखेंगे तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पुट अप कर देती हूँ ना, जाना पूछ लेंगे एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो किसका प्राणी है ये? मॉलस्क का। किस वर्ग का है? गैस्ट्रोपोडा का है या पैलिसोपोडा का है? मैंने बता दी थी, भी ऑप्शन दिए आपको, आपको पैलिसोपोडा का है या फिर गैस्ट्रोपोडा का है? किसका? इसको बोलना है, तेज बोलिए, सुनना है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। क्या गैस्ट्रोपोडा का है, पैलिसोपोडा का है? पैलिसोपोडा का है, क्यों है गैस्ट्रोपोडा का? नहीं पता? देखो क्लास, दोनों में मैंने अंतर उस वक्त ही बताया, फिर बता देती हूँ। जो आपके पैलिसोपोडा के जाप होते हैं सदस्य, ठीक है, मतलब पैलिसोपोडा वर्ग के जितने भी मॉलस्क होंगे उनके कवच हमेशा आपको द्विकपाटी मिलती है, जैसे आपको पर्ल वाले जो होते हैं, समझ में आया? तो जो सीप होते हैं वो हमेशा पैलिसोपोडा वर्ग के होते हैं। ठीक, वही जो हम शंख बजाते हैं घर में, ठीक, उसको हम इसका पकड़ते हैं ना, तो जो शंख बजाते हैं स्नेल है जो, वो हमेशा आपका गैस्ट्रोपोडा का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक कपाटी का बचा, एक कपाटी द्वि कपाटी अंतर, बाइवॉल्व और यूनिवॉल्व बताया था मैंने, बताया था। तो छोटी छोटी बातों को याद रखा करें। द्वि कपाटी मतलब पैलिसोपोडा, एक कपाटी मतलब शंख, शंख, भोंगा, ये सब किसके हैं? आपके गैस्ट्रोपोडा के। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक कपाटी होता है जबकि पैलिसोपोडा में दो। इस तरह से अलग करना चाहे तो वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले क्वेश्चन आप रिजल्ट